आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, मिडिल ईस्ट से सबसे चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक में सीरिया का मिसाइल डिपो पूरी तरह से तबाह करने की खबर है। सीरिया जहां पर विस्फोट से 3 तीव्रता का भूकंप आया है, यानी कि रिक्टर स्केल पर यह भूकंप की तीव्रता 3 आंकी गई है। इजरायल ने नई मिसाइल या परमाणु बम का इस्तेमाल किया है क्या, यह सवाल बड़ा बना हुआ है, क्योंकि भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। क्या इजरायल ने सीरिया पर छोटा परमाणु बम फोड़ दिया है क्या, यह भी सवाल बना हुआ है। बड़े रेडिएशन की रिपोर्ट से दावा इसी तरीके का किया जा रहा है। यहां मिडिल ईस्ट से सबसे चौंकाने वाली खबर, सीरिया के तार्तस में ये भयानक विस्फोट होने की जानकारी। 16 दिसंबर को विस्फोट से दहल गया था सीरिया, और ऐसे में खबर अब अलग अलग तरीके से अलग अलग मायने में निकलकर सामने आ रही है। क्या इजरायल ने सीरिया पर छोटा न्यूक्लियर हमला किया था? दरअसल 16 दिसंबर को विस्फोट के बाद बढ़े रेडिएशन की रिपोर्ट के जरिए कुछ इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी महीने 16 दिसंबर को सीरिया के तार्तस में हथियारों की साइट पर इजरायल ने हवाई हमला किया था। हमले के बाद धमाका बेहद खतरनाक था, और इसके बाद कई किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में आग का गोला और धुएं का मशरूम बना था। अब नई जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि इस धमाके के बाद वहां पर रेडिएशन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है। इसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इजरायल ने तार्तस पर न्यूक्लियर हमला किया था। 16 दिसंबर 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर हथियार डिपो में रखी स्कड मिसाइल की फैसिलिटी को हमले से तबाह कर दिया था। इस विस्फोट के बाद तीव्रता जो 3 मापी गई रिक्टर स्केल पर, कुछ इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक तक महसूस किया गया था। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक ने तब कहा था कि इजरायल ने जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए टारगेट किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यहां पर अमेरिका द्वारा डेवलप B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया, जो कम ताकत का परमाणु बम है। सीरिया में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं, और इन हालातों के बीच में इजरायल की तरफ से धमाके की खबर मिडिल ईस्ट से चौंकाने वाली खबर है। इजरायली एयर स्ट्राइक में यहां परमाणु बम क्या फोड़ा गया, इजरायल ने नई मिसाइल या परमाणु बम का यहां इस्तेमाल किया क्या, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बने हुए हैं। सीरिया में एक तरफ तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के हमलों की जानकारी। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। यूके देवनाथ सर, पहला सवाल मैं आप ही से कर रही हूँ। सीरिया में जो संकट की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं। पिछले दिनों खबर ये थी कि अमेरिका ने भी वहां पर स्ट्राइक की है। अब इस इजरायल की तरफ से किए गए एक्शन की जानकारी अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, और ये मिडिल ईस्ट को चौंका रही है। ऐसा कौन सा धमाका हो सकता है जिससे भूकंप जैसे झटके महसूस किए जाएं, और क्या वाकई यहां परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ होगा? रत्ना जी, इस खबर ने पूरे दुनिया के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को चौंका दिया है, क्योंकि अगर वाकई ये एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल था तो इजरायल ने शायद बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और आमतौर पे जिस तरह से युद्ध का रुख था, उसमें फौजी तौर पर अगर देखा जाए तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। तार्तस में जो सीरिया का बेस है, उसमें बड़ी संख्या में नॉर्मल कन्वेंशनल हथियारों का भंडारण था, सीरियन आर्मी का, सीरियन नेवी का। इसके अलावा रूस की नेवी भी तार्तस में अपने शिप्स को रखती थी। रूस की नेवी ने भी वहां पर न्यूक्लियर हथियार रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर सीरिया के ऊपर इजरायल ने इस तरह के B-61 क्लास के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है, बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि भूमध्य सागर में इस वक्त कम से कम 7 अमेरिकन नेवी के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स डिप्लॉयड हैं, और इनमें से हर डिस्ट्रॉयर में या क्रूजर में एक ABC सेल होता है, जिसका काम है कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक के अगेंस्ट में एंटी कार्रवाइयां करें, उनके विरोध में कार्रवाइयां करें। तो इनमें डिटेक्शन सेल लगे होते हैं,
और अमेरिकन नेवी ने शायद अभी तक इसी तरह की कोई खबर नहीं दी है कि उन्होंने भूमध्य सागर के ऊपर जो हवा है उसमें कोई इंक्रीज्ड रेडिएशन लेवल को मेजर किया हो। मैं खुद एनबीसी कोर्स कर चुका हूं और इस तरह के एनवायरनमेंट में हमेशा जो एनबीसी किट होता है, हमारी एयरफोर्स में मैं बताता हूं कि जो चुने हुए लोग होते हैं उनको एनबीसी किट में उनकी क्लोथिंग में ही एक गाइगर मुलर टाइप का काउंटर लगा होता है। और अगर इंक्रीज रेडिएशन होता है तो जो कपड़े में जो लॉकेट लटक रहा था होता है उसी का कलर जो है वो चेंज होकर येलो हो जाता है। ऐसी कोई रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट या पुष्टि करने वाली रिपोर्ट यूएस नेवी से नहीं आई है। जी रत्ना जी। जिस तरीके से आपने बताया कि इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई, इस तरह की कोई खबर नहीं सामने आई, लेकिन अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि तबाही बढ़ी है। मेजर शाह, अगर जिस तरह की खबरें हैं, यानी कि जो सुगबुगाहट है, सीरिया पर क्या परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जिस तरीके से आसमान में धुआं उठा, जो जमीन पर तबाही हुई, उसकी तमाम तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। अगर किसी देश पर इस तरह का हमला हो जहां भूकंप के झटके तक लोग महसूस करें, भगदड़ मच जाए, अफरा तफरी और तबाही के निशान दिखें, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है उस देश पर? जी रचना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो पे ट्रिगरिंग 3.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जो कि इज़्निक में भी फील हुआ। और तुर्की जो है 820 किलोमीटर तारतस से वहां तक, मतलब इसके इम्पैक्ट गए हैं। एक बहुत ही हल्का जो रेडिएशन, वहां से भी रिपोर्ट आई है कि रेडिएशन में फर्क हुआ है, तब्दीली हुई है। तो जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया कि ये चौंका दिया है दुनिया भर के, दुनिया भर के स्ट्रेटेजिस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, के ऐसा न्यूक्लियर परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्या इजराइल को जरूरत थी करने की, क्या वो कैसे वो करता। और जो रशियन मीडिया आउटलेट था स्पुतनिक, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया था एक वॉरशिप से। और कुछ रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि अमेरिकन मेड है, B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि अमेरिकन मेड है, उसका भी इस्तेमाल हुआ था यहाँ पर। तो क्या इसकी जरूरत थी? ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है, चिंताजनक बात है और हैरानी वाली बात है। क्योंकि आपको याद होगा तकरीबन 2-1 साल पहले जब प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में एक ब्रीफकेस, चमड़े का ब्रीफकेस पाया गया, तो ये था कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब चल रहे हैं और बस उनको ट्रिगर दबाने की देर है। क्या वो न्यूक्लियर जाएंगे? क्या ये होगा? क्या दुनिया न्यूक्लियर पे आएगी? तो इस तरीके की जब रेडिएशन की रिपोर्ट भी आती है तो ये आशंका जताई जा रही है कि एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल ने सीरिया में रिलीज कर दिया होगा जिसकी रेडिएशन काफी दूर तक आ रही है। तो मगर क्या ये हकीकत है या क्या ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है, ये अब तक कुछ तय नहीं हुआ है इसके बारे में। रचना जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, पिछले दिनों हमने खबर दिखाई हुई थी और आपसे बात हो भी रही थी कि अमेरिका ने यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इसमें अमेरिका अपना स्वार्थ देख रहा है। जो हालात सीरिया में हैं, फिर अब कैसे रूस को कमजोर किया जाए, कैसे पुतिन की ताकत को कम किया जाए। अब जब इजराइल की तरफ से हमले की खबर है तो इसे कैसे देखें, इसकी इक्वेशंस कैसे देखें? क्या अमेरिका के कहने पर ऐसा हुआ होगा? देखिए रचना जी, पहले तो ये कि ये जो रिपोर्ट आई है इसको अभी वेरीफाई करना होगा, इसको इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और अभी ये जो रिपोर्ट है ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सीरिया में जो हालात हैं उसमें इजराइल को कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उसमें वो कोई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे। कोई ऐसा इजराइल कम्बैट चैलेंज नहीं फेस कर रहा था कि उसकी वजह से उसको एक कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना पड़े। और आप जानते हैं कि विश्व में महाशक्तियों के पास अनेक बड़ी कैपेबिलिटी के नॉन न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जिनके की माध्यम से इस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, अर्थक्वेक पैदा हो सकते हैं। अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है जिसका कि इस्तेमाल अमेरिका ने नंगरहार में किया था। और उसके अलावा रशिया ने भी, सोवियत यूनियन और रशिया ने भी के पास भी इस तरह की बड़ी कैपेबिलिटी के बॉम्ब्स हैं। इजराइल के पास भी जाहिर है कि वो बड़ी महाशक्ति है, उसके पास भी ये बॉम्ब्स हो सकते हैं। और इजराइल ने ये जो बॉम्ब इस्तेमाल किया, जिसे कि हमने जैसा कि आपके चैनल पे हम डिस्कस कर रहे थे, अर्थक्वेक बॉम्ब,
के तौर पर इसे जाना जाता है, देखा जाता है। लेकिन जो ये रिपोर्ट अभी आ रही है कि क्या ये एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन था, तो मुझे मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल को ऐसा करने की कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं थी। और इजराइल से ये अपेक्षा की जाती है और विश्व के सभी ऐसे राष्ट्रों के साथ से अपेक्षा की जाती है जो एक जिम्मेदारी भरा रुख रखते हैं कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे कि पूरी मानवता संकट में पड़ेगी। रचना जी, मैं एक बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यदि इस रिपोर्ट में जरा भी कोई सत्यता होती है, जैसा कि मैंने कहा कि इसके बारे में एक वेरिफिकेशन होना, कोई सत्यता होती है तो ये एक स्टेप होगा और ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि यदि विश्व में महाशक्तियों के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को, इवन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के ट्रेंड शुरू हो गए, तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले समय में पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाएगा। इसी वजह से चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसके पास टैक्टिकल या बड़े कैपेबिलिटी के न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, उनको अपने कदमों पर कोई भी कदम न्यूक्लियर वेपन्स उठाने से पहले 1000 बार सोचना होगा और इस तरीके के कोई कदम नहीं उठाने होंगे कि दुनिया नापकी युद्ध की तरफ चली जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि नापकी युद्ध सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन यदि आप जानते हैं हमारा भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है और हमने भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहा है कि हम कोई फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज की हमारी पॉलिसी है। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने ऐसा हमला कर दिया तो भारत उसका मैसिव रिटेलिएशन करेगा, यह भी हमने कहा है। उसी तरीके की जो सोच है वो पूरे विश्व के अन्य महाशक्तियों के पास भी है। और यदि कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के दूसरे के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला कर देता है तो रचना जी, वो राष्ट्र जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो रिटेलिएट करने से नहीं चूकेगा और ऐसे में जो पूरी दुनिया का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाएगा। एकदम ठीक इसी आप वजह कह रहे से हैं। वैसे भी जब